हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज के अंदर एथिक्स इन कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर रिसर्च एथिक्स। हम कोई भी रिसर्च को जब भी हम कोई भी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, उससे पहले हमारे कुछ एथिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम जब हम उनको ध्यान में रखते हैं तभी हम कोई ना कोई रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आवर रिसर्च विल बी इनवैलिड, अनएथिकल। हमें जरूरी है सबसे पहले हमें ये मालूम रहे कि व्हाट आर रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न द प्लानिंग, कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उसको याद रखिएगा कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं एंड गाइडलाइंस होती हैं दैट गवर्न द प्लानिंग, कंडक्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च। दे इंश्योर दैट रिसर्च इज कैरिड आउट ऑनेस्टली। हमें से क्या मालूम होता है, अगर हम रिसर्च एथिक्स को ध्यान में रखते हैं तो इससे क्या मालूम होता है कि जो रिसर्च की गई है वो क्या ऑनेस्टली हुई है, सेफली हुई है, लीगली हुई है एंड विद रिस्पेक्ट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स या यूनिट्स का लीजिए या सब्जेक्ट्स का लीजिए, कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट जस्ट फॉलोइंग रूल। ये क्या है, सही चीज़ करना, नहीं ना कि हमें सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, बल्कि हम ये इसलिए होता है कि जो हमने काम किया है वो सही किया है, वो सही तरीके से किया है। In other words, research ethics are a set of principles that guide the behavior of researchers to ensure the dignity। जो researchers हैं उनकी dignity को ध्यान में रखें, उनके rights को ध्यान में रखें, safety को ध्यान में रखें and well-being of the participant and integrity of the research process। इन सब चीज़ों का वो ध्यान में हमें रखना, इंश्योर करना है when we are conducting a research। तो इसमें क्या है, दिस एथिक्स अप्लाई थ्रू आउट ऑल स्टेजेस। जो डिफरेंट स्टेजेस होती है, जैसे हम प्लानिंग करते हैं, कंडक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को, एंड रिपोर्टिंग। जो रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं, एनालाइज करने के बाद हम उनको जो रिपोर्ट बनाते हैं, उनको पब्लिश करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को हमारे को ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, जो एथिक्स के क्या होते हैं उसमें हाउ डेटा इज़ कलेक्टेड, हाउ पार्टिसिपेंट्स आर ट्रीटेड एंड हाउ द स्टडी इज़ मैनेज। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एथिक्स का मतलब ही ये होता है कि हम कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेंट को हम ट्रीट करते हैं और कैसे जो स्टडी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या है, फर्स्ट इज कॉल्ड द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो पार्टिसिपेंट होते हैं मस्ट बी गिवन कंप्लीट क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। जितने भी हम पार्टिसिपेंट हमने लिए हैं उनको पता रहे कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। उनको ये मालूम रहे कि वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर, उनको कोई फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, और हम क्यों कर रहे हैं, जो उनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनके बेस पे जो रिपोर्ट बनाएंगे वो भी हमें उनको क्या करनी चाहिए, दिखानी चाहिए बाद में, ताकि उनको ये पता रहे कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसको मिसयूज़ नहीं किया गया है। तो पार्टिसिपेंट मस्ट बी गिवन कंप्लीट क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। फिर पार्टिसिपेशन मस्ट बी वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी इच्छा से वो कर रहे हैं, विद द एबिलिटी टू विड्रॉ एट एनी टाइम। कभी भी वो छोड़ के जा सकते हैं अगर वो उनका मन नहीं है पार्टिसिपेट करने का। एंड कंसेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। जो उन्होंने कंसेंट हमने उनसे लिया है, इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब क्या, उनसे राइटिंग में ये लेना कि हम अपनी मर्जी से करें, रिटर्न करें चाहे वर्बल करें, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। लेकिन जो भी हमने उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लिया है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। देन कम टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। इसमें क्या, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है मस्ट बी केप्ट प्राइवेट एंड सिक्योर। जो उनकी इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो प्राइवेट हो और जो है उसको सिक्योर रखिए, क्योंकि उनकी एक जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उनकी खुद की इन्फॉर्मेशन है वो। एंड डाटा शुड बी एनोनिमाइज्ड और एनक्रिप्टेड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी। फिर ओनली ऑथोराइज पर्सनल शुड हैव एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा। जो ऑथोराइज पर्सनल हो, जो इन्वेस्टिगेटर हो या इन्वेस्टिगेटर टीम हो, उन्हीं को ही इसको यूज़ करने की, एक्सेस करने की उनको ही राइट होना चाहिए। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। पार्टिसिपेंट शुड नॉट बी एक्सपोज टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हार्म। उनको किसी इस टाइप का टॉर्चर उनको नहीं करना है। इफ़ देयर एनी रिस्क इट मस्ट बी मीन। अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं ऐसा मान लीजिए कोई उनको फील्ड में जाना है, कोई सर्वे करना है,
कहीं ना कहीं उनको हमें लगता है कि उनको कहीं फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई ऐसे क्वेश्चंस है या इमोशनली वो हार्म होने की उम्मीद है, तो इट मस्ट बी मिनिमाइज एंड क्लियरली एक्सप्लेन। उनको पहले स्टडी से पहले उनको हमें ये सब चीज़ें उनको बतानी चाहिए कि इसमें ऐसा रिस्क हो सकता है, ताकि हम उनको कम कर सकें। उनको हर चीज़ एकदम जो है क्लियरली हमें उनको बतानी है। अवॉइडिंग कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, हमें कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं करनी। रिसर्चर्स मस्ट नॉट फोर्स और मैनिपुलेट इंडिविजुअल्स इनटू पार्टिसिपेटिंग। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ना ही उनको मैनिपुलेट करना है। वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे चिल्ड्रन हैं, एल्डरली प्रिजनर्स हैं, एल्डरली हो गए, प्रिजनर्स हो गए, या इन सब के लिए हमारे को ज़्यादा क्या करना है, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी है। क्योंकि चिल्ड्रन है, एल्डरली पॉपुलेशन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो गए, प्रिजनर्स हो गए, हमारे को इनको एक्स्ट्रा सेफ गार्ड का इनको ज़्यादा इनको ध्यान रखना है। फिर है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्लियरली स्टेट दैट पर्पस ऑफ द स्टडी एंड एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। पर्पस ऑनेस्टली हमारे को उसको करना है। ट्रांसपेरेंसी यानी हर चीज़ कुछ भी छुपाना नहीं है। अवॉइड डिसेप्शन, कहीं धोखा नहीं देना उनको, अनलेस साइंटिफिकली जस्टिफाइड एंड फॉलोड बाय द डीब्रीफिंग। बाद में उनको डीब्रीफ भी करना है, उनको कहीं भी धोखा नहीं देना कि इनको जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे सब्जेक्ट्स है, जो हमारे जिनसे हम काम ले रहे हैं, ठीक है। फिर एथिकल approval. Research involving human subjects must be reviewed and approved by an IRB. IRB के थ्रू इंस्टीट्यूशनल जो है रिव्यू बोर्ड होता है, उसमें हम कोई भी रिसर्च करते हैं, हमारे को उससे उसको पास करवाना है एथिकल कमेटी से, ताकि वो उसको देखे कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम किन को ले रहे हैं, क्या हमने उनसे कंसेंट लिया या नहीं, उन सब चीज़ों को उनको पास करना पड़ता है किसको, IRB को, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को। फिर है एथिक्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या होते हैं। दिस फोकस इज ऑन द एथिकल हैंडलिंग ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिकल इंटीग्रेटिव। सबसे पहले ऑनेस्ट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। डाटा मस्ट बी कलेक्टेड सिस्टमेटिकली, हम कलेक्ट करें और एक्यूरेटली करें। अवॉइड फैब्रिकेशन, हम अपनी ओर से कुछ भी सजाएं ना, उस हिसाब से फैब्रिकेशन ना करें, अपनी ओर से कुछ भी डाटा को ऐड ऑन या डिलीट ना करें। एंड फॉल्सिफिकेशन, ना कि हम अपने डाटा को कहीं पे भी वही ऑल्टरिंग ना करें या उसको फैब्रिकेट ना करें। प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, चूजिंग द राइट स्टैटिस्टिकल मेथड। अपने जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो सही मेथड हो, हमारे को सही रिजल्ट हमारे को दे सके। हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके लिए वो उसी जो हमें मालूम रहे कि हमारे जो रिसर्च स्टडी है उसके लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड जो है परफेक्ट रहेगा। अवॉइड डाटा ड्रेजिंग, पी हैकिंग और सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ओनली सिग्निफिकेंट। हमेशा हमारे को क्या करना है कि हम डाटा को चोरी नहीं करना है, डाटा को कोई गलत यूज़ नहीं करना है। कहीं हैकिंग का भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ना तो कोई हमारा डाटा हैक कर सके, ना ही कोई किसी का हार्म करे। तो इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है। ट्रांसपेरेंसी इन मैथडोलॉजी, डिस्क्राइब द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्लियरली एंड थोरोली। जो हमारे रिसर्च डिज़ाइन है, जो हमारे मेथड्स हैं, हमारे को क्लियरली और अच्छे से पता हो कि हम क्या चीज़ यूज़ करें। जो हमारी मेथडोलॉजी है, क्योंकि मेथडोलॉजी जो होते हैं किसी भी रिसर्च का मेन पार्ट होते हैं, जहाँ पे हम सैम्पल साइज भी लेते हैं, स्टडी एरिया भी लेते हैं, है ना, कौन सा हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, और क्या उसकी सब चीज़ों के बारे में कि हमारा जो है पॉपुलेशन किस टाइप की रहेगी, फुल पॉपुलेशन क्या है, हमारा नेचुरल पॉपुलेशन क्या है, हमारा सैम्पल साइज़ क्या है, हम फिर पायलट स्टडी हमने की है कि नहीं की, अलाउ रेप्लिकेशन एंड वेरिफिकेशन बाय अदर। अगर हम मान लीजिए उसको फिर से कोई और भी यूज़ करना चाहे तो वो कर सके, यानी उसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ वो वैलिड हो। एथिक्स इन रिपोर्टिंग रिसर्च, अब रिसर्च में जब रिपोर्टिंग के टाइम पे हमारे एथिक्स कहाँ पे काम आते हैं। दिस पार्ट इन्वॉल्व पब्लिशिंग एंड शेयरिंग रिसर्च रिजल्ट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक्यूरेट रिपोर्टिंग, जो रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट फाइंडिंग्स क्या होती है, ऑनेस्टली हो और ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पर्पस है उसको पूरा करती हो। जो रिजल्ट्स एंड डेट शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड डोंट एक्सैगरेट और मिस प्रेजेंट द कंक्लूजन। हमें बढ़ा चढ़ा के, ये नहीं कि हमारा जो स्टडी एरिया है, जो हमारा स्टडी का क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, हम उसके हिसाब से अपने जो डाटा को या अपने कंक्लूजन को टील करके उसको जाके अपने उनको हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को, या बढ़ा चढ़ा के लिखे नहीं। जो एक्चुअल है हमें उसी को एक्चुअल को ही एक्यूरेटली क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड ओपिनियन। ओपिनियंस क्या है और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और हमने उनको कैसे इंटरप्रेट किया है, हर चीज़ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए।
एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अवॉइड प्लेजरिज्म, इसमें हमारे को किसी का, इसका मतलब क्या है, हमारा खुद का काम होना चाहिए, ओरिजिनल काम होना चाहिए। कहीं पे भी हमने किसी के साइटेशन हम कर सकते हैं, किसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम साइटेशन में हमारे को उसका किसी और का काम जो है अपना खुद का काम क्रिएट करना है, ना कि हमने किसी और की नकल करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्रेडिट ऑल सोर्सेज, अगर हमने किसी का डाटा यूज़ किया भी है, क्रेडिट ऑल सोर्सेज आइडियाज़ एंड डाटा नॉट योर ओन। अगर हमने किसी का यूज़ भी किया है तो हमें बताएं कि हमने यहाँ पे उसको रेफरेंस दें। यूज़ प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड, तभी हम, आपने देखा होगा जो आपका प्रोजेक्ट था एमए में, उसमें भी इवन आप कुछ भी कोई रिसर्च करते हैं तो आपको लास्ट में बिब्लियोग्राफी देनी पड़ती है कि आप किन किन साइटेशंस का आपने यूज़ किया है। सेल्फ प्लेजरिज्म, लास्ट में आपको बताना कि आपका ये अपना खुद का काम है, ना कि आपने किसी और का काम को यूज़ किया है। फिर एक्नॉलेजिंग कंट्रीब्यूशन, ओनली दोज हु मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन शुड बी लिस्टेड एज ऑथर। मान लीजिए एक स्टडी में 4 लोग इन्वॉल्व हैं, तो जिन्होंने प्रॉपर अच्छे से उनको जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उन्हीं को ही ऑथर में जो है डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ बनाने के लिए काम किसी एक ने किया लेकिन 4 लोगों का नाम उसमें डाल दिया। अदर शुड बी रिकॉग्नाइज इन एक्नॉलेजमेंट नॉट ऑथरशिप। अगर बाकी लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो उनको क्या करना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट में होना चाहिए, ना कि उनकी ऑथरशिप में। डाटा शेयरिंग एंड ओपननेस, शेयर डाटा व्हेन एप्रोप्रिएट स्पेशली इन पब्लिक फंडिंग रिसर्च। हमें तभी शेयर करना चाहिए जब वो एप्रोप्रिएट है, और प्रमोट रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड ओपन साइंस, फिर से हम उसको क्या है रिप्रोड्यूस कर सके। नो सप्रेशन ऑफ रिजल्ट, डोंट हाइड और विदहोल्ड फाइंडिंग्स स्पेशली दोज दैट आर नेगेटिव और कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन। उनको छुपाने की जरूरत नहीं है, ऐसी फाइंडिंग्स को जो हमें लगता है कि जो हमारा पर्पस था वो पूरा नहीं हो रहा है, या जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उससे कॉन्ट्रेरी है, ये नेगेटिव है, हमें ऐसे डोंट हाइड, उसको हमें छुपाना नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल डाटा चाहिए हमारा जो स्टडी को पूरा करता हो। ऑल आवर आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक प्रोसेस, जितना भी हमारे पास आउटकम आया, जो रिजल्ट आए हैं वो साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए क्या है, वो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अवॉइडिंग डुअल पब्लिकेशन, डोंट पब्लिश द सेम रिजल्ट इन मल्टीपल जर्नल विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर। अपने जो रिजल्ट्स आए हैं उनको डोंट, ये नहीं कि मल्टीपल जर्नल में आप बार बार अपना एक आर्टिकल को कभी एक में डाल दिए फिर दूसरे में डाल दिए, ऐसे नहीं है। जो आपका रिजल्ट्स हैं, जो आपके पब्लिश करने आपको आर्टिकल, वो ये तो डिफरेंट आर्टिकल हों, लेकिन अगर सेम है तो आपको जो है ऐसे नहीं करना है, मल्टीपल में नहीं करना है, विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर, यानी डिफरेंट तरीका डिफरेंट आर्टिकल्स को आप कर सकते हैं। इट मिसलीड रीडर्स एंड इन्फ्लुएंस पब्लिकेशन, उनको भी चीट ही तो है। अगर एक ही आर्टिकल को हम डिफरेंट जर्नल में करते हैं तो वो भी देखा जाए तो गलत ही है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, अगर हम एथिकल वायलेशंस को करते हैं इन रिसर्च में तो हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं फॉर द रिसर्चर में क्या होते हैं, डिट्रैक्शन ऑफ पब्लिश पेपर, जर्नल्स में रिमूव पब्लिश वर्क इफ मिसकंडक्ट इज डिस्कवर्ड। अगर एकेडमिक में हम जैसे बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उनको लगता है जिन्होंने पेपर पब्लिश किया है उस जर्नल को, तो उसको हम हटा सकते हैं। जो है जर्नल्स में रिमूव पब्लिश वर्क, उनको डाउट होता है कि ये गलत हुआ है, इसके अंदर उन्होंने एथिकल गाइडलाइंस को जो है ध्यान में नहीं रखा है, तो एकेडमिकली वो क्या करते हैं, उसको मिसकंडक्ट किया गया है तो उसको रिमूव कर सकते हैं पब्लिश वर्क को। लॉस ऑफ एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, दी रिसर्चर्स पर रेपुटेशन में भी परमानेंटली डैमेज। ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो एक रेपुटेशन होती है मार्केट में, वो क्या होती है, लॉस ऑफ एकेडमिक क्रेडिबिलिटी, उस पर लोग कोई भी विश्वास नहीं करता। एक बार एक ऑथर का मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, उसकी जो है उस पर बात आ गई रेपुटेशन पे, तो उसको फिर बाकी जर्नल भी उसको एंटरटेन नहीं करते। रेवोकेशन ऑफ डिग्रीज और टाइटल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में टेक बैक क्वालिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कई बार उनसे पूछ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने अपनी कोई क्वालिफिकेशन का यूज़ किया है तो उसको बाद में उनसे बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, उनका राइट है ये। ब्लॉक लिस्टिंग और बैन्स, रिसर्चर्स में बी बैंड फ्रॉम पब्लिशिंग इन रेप्यूटेबल जर्नल्स और अप्लाइंग फॉर द, अगर हमने डाटा ही गलत यूज़ किया है तो क्या होता है, कई बार उनको बैन कर दिया जाता है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं, जर्नल्स वाले उनको जो है ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं और आगे भी उनका कोई भी जो आर्टिकल होता है वो पब्लिश नहीं करते।
फिर लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन कौन कौन से थे, फाइन्स एंड लॉस, स्पेशली इन केसेज इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स एंड वायलेशंस आर फ्रॉड, तो उनमें क्या होता है, उन पर फाइन लगता है। क्रिमिनल चार्जेस कौन से थे, सेवरल केसेस जैसे फॉल्सिफाइंग क्लिनिकल ट्रायल डाटा, मान लीजिए हमने कोई क्लिनिकल डाटा को हमने जो है यूज़ किया है, कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन, तो वो क्या होता है, वो उस पर गलत है वो चीज़, दैट शुड बी डेफिनेटली प्रोहिबिटेड, तो उसमें क्या होता है, क्रिमिनल चार्जेस आने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि इफ़ वी आर मिसकरेक्टिंग दी, हम एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। टर्मिनेशन और सस्पेंशन फ्रॉम द पोजीशन, एम्प्लॉयर्स में फायर और सस्पेंड दी रिसर्चर, जो रिसर्चर है अगर उसने ठीक से जो स्टडी की उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखा है, या कहीं और से डाटा ब्रीच किया है, या प्लेजरिज्म का ध्यान में नहीं रखा है, तो क्या होता है, वो उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। लॉस ऑफ फंडिंग, ग्रांट्स स्कॉलरशिप कैन बी रिवोक्ड एंड फ्यूचर फंडिंग डिनाइड। फिर प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेज, लॉस ऑफ प्रोफेशनल लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशन स्पेशली रेलिवेंट इन फील्ड लाइक मेडिसिन, साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग, इन सब के लिए क्या होता है, अगर हम प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अपने उनका जो लाइसेंस तक होता है वो भी क्या होता है, रद्द हो जाता है, अगर वो ठीक से इसके जो एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखते, या गलत ढंग से जो है स्टडी उनका ओरिजिनल वर्क नहीं होता। एक्सक्लूजन फ्रॉम फॉर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप कैन बी टर्मिनेटेड, तो अगर किसी उसका मेंबर है, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है, तो उनकी मेंबरशिप भी क्या होती है, टर्मिनेट हो सकती है। फॉर द पार्टिसिपेंट्स क्या है, इफ़ रिसर्च एथिक्स आर वायलेटेड, अगर रिसर्च एथिक्स के वायलेटेड होते हैं तो सब्जेक्ट्स के वो तो हमने ऊपर किया, रिसर्चर्स के पॉइंट से, पार्टिसिपेंट्स के पॉइंट से, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, अनअप्रूव्ड ड्रग ट्रायल कॉजिंग साइड इफेक्ट्स और ट्रॉमा ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्म, अगर हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें स्टडी का पर्पस नहीं बताया गया, या हमें मान लीजिए मुझे जो है डायबिटीज़ है और कोई ऐसी स्टडी हो रही है जिसमें ये होता है कि मैंने अपने जो रिसर्चर है मैंने उसको नहीं बताया कि मुझे डायबिटीज़ है, ठीक है, और मेरे पास किसी ड्रग का ये लोग जो है जो रिसर्चर है कोई ड्रग को ट्रायल करना चाहता है, और मैंने उसको छुपाया कि नहीं, मैंने कह दिया कि नहीं, उस स्टडी के अंदर जिनको डायबिटीज़ नहीं है उन्हीं को लेना, और मैंने छुपाया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसके कारण साइड इफ़ेक्ट जो होंगे, ट्रॉमा होगा, क्योंकि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये भी क्या होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म होता है। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, disclosure of personal data can lead to stigma, embarrassment or even danger, for example studies involving sensitive issues like HIV AIDS हो गया, abuse हो गया, यानी किसी को ड्रग एब्यूज है, और मेंटल हेल्थ, तो इसमें प्राइवेसी को भी हमारे को क्या करना है, क्योंकि हमने किसी का डाटा लिया है, HIV के पेशेंट्स का हमने डाटा लिया, ड्रग एब्यूज़ का लिया, मेंटल के इस टाइप, तो अगर हम उस चीज़ को हम डिस्क्लोज करते हैं तो उसके हमने किसी की प्राइवेसी को मिसयूज़ किया, उसको ब्रीच किया, तो ये भी क्या होता है, इसमें काफ़ी हमारे को स्टिग्मा है, एम्बेरसमेंट होने के चांसेस होते हैं, जिसका हमने डाटा को यूज़ किया है, उसको हमने डिस्क्लोज किया है। एक्सप्लॉयटेशन और डिसेप्शन, ये धोखा होता है कि स्पेशली विद वल्नरेबल ग्रुप जैसे चिल्ड्रन है, एल्डरली है, लो इनकम पॉपुलेशन है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैन एक्सप्लॉयट देयर ट्रस्ट और कंडीशन। फॉर द इंस्टीट्यूशन, अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, डैमेज क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन, अगर इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होता है कि उसकी इस इंस्टीट्यूशन ने ऐसे किया, तो यानी उसकी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होती है एंड उसकी रेपुटेशन भी खराब होती है। फंडिंग विड्रॉल, अब किसी ने उसको फंडिंग दिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट फंडर्स में कैंसिल ऑनगोइंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जैसे मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है, उसको ICMR ने या जो है IIT ने या जो है कहीं पे बॉम्बे ने, टाटा इंस्टीट्यूट ने, किसी ने भी उसको फंडिंग की है। अब मान लीजिए हम जिस इंस्टीट्यूट को उसने फंडिंग की है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या है कि उसने जो है वायलेशन ऑफ एथिक्स को किया है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उसकी जो कैंसिल हो जाएगी, और आगे भी जो फंडिंग चल रही थी उसको तो कैंसिल किया ही क्या, आगे भी जो ऑनगोइंग तो है ही है, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है उनकी भी फंडिंग को उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई कैंसिल ऑन, जब आपके पास फंडिंग नहीं होगी तब कैसे काम करोगे। फिर लीगल लायबिलिटी है, इंस्टीट्यूशन में भी स्यूड फॉर नेग्लिजेंस के चक्कर में उनको लीगली भी उनको स्यू किया जा सकता है। इंक्रीज स्क्रूटनी, ऑडिट्स है, कंप्लाइंस रिव्यूज़ है और सैंक्शंस फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी, यहाँ पे भी क्या होता है, ऑडिट वगैरह होने के भी चांसेस में भी हम पकड़े जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका एथिकल
प्रिंसिपल्स को, जो एथिक्स, रिसर्च के जो एथिक्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारे को एक तरह के मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई गाइडलाइंस होते हैं जिसमें जो हमें ये हेल्प करती है प्लानिंग करने में, कंडक्ट करने में और रिपोर्टिंग करने में, कि हमें कैसे कैसे जो है रिसर्च करनी चाहिए, कैसे उसको प्लान करना चाहिए, कैसे उसकी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कैसे हमारा डाटा हम इकट्ठा करेंगे, कैसे उसको एनालाइज करेंगे, क्या हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे हम उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। इन सब को जब हम ध्यान में रखते हैं तो वही हमारे क्या होता है, रिसर्च कहते हैं IRB के थ्रू हम उसको हम पहले पास करवाते हैं, ताकि वो रिव्यू बोर्ड जब उसको पास करता है तभी हम उस रिसर्च को कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स may be benefited from this free YouTube channel. Thank you.